हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। पहले बात आती है कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण है क्या, और पता होना भी जरूरी है। किंतु उससे पहले ये बात एक दिमाग में आती है कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण की घटना कब संपन्न होती है। चलो पता करते हैं। तो पराग स्त्रीकेसर की घटना परागण के पश्चात पराग स्त्रीकेसर संकर्षण की घटना संपन्न होती है। यानी परागण के पश्चात पराग स्त्रीकेसर संकर्षण की घटना संपन्न होती है। अब परागण में हुआ क्या था, हमको पता है कि परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर गया था कि नहीं गया था। अब वर्तिकाग्र पर क्या पहुंच चुका है परागकण, क्योंकि परागण घटना के बाद ही तो ये घटना संपन्न हो रही है, तो इसके मतलब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है। अब क्या होगा, अब बात आती है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण की बात आती है। तो क्या है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पहले मेरी बात सुनो, फिर मैं यहाँ पे नोट डाउन करके बताता हूं आपको। परागकण जो था वो वर्तिकाग्र के शीर्ष पर जाके पहुंच गया, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। अब वहां पर परागकण का होगा अंकुरण। क्या होगा, परागकण का होगा अंकुरण, और अंकुरण के बाद पराग नलिका का निर्माण होगा। अब ये पराग नलिका जो है, देखिए पहले मैं फिगर बना देता हूं, फिर परिभाषा क्लियर हो जाएगी। ये हो गया आपका स्त्रीकेसर। क्या हो गया, स्त्रीकेसर है ना, स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर में क्या होता है, सबसे शीर्ष पर होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है यहां पे, समझना बहुत ध्यान से, यहां पे होता है वर्तिकाग्र, और ये होती है वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। यही तो घटनाक्रम था कि नहीं था। और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड। और बीजांड में क्या होता है, सहायक कोशिकाएं होती है, अंड कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका होती है, और ये होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं, है ना। ये पूरी घटना हो गई। अब इसके बाद मैंने बोला है कि परागण के पश्चात, तो परागण जब होगा क्या होगा, परागण के बाद परागकण कहां आएगा, आपका परागकण आएगा वर्तिकाग्र पर। परागकण कहां आएगा, वर्तिकाग्र पर। चलिए ये वर्तिकाग्र पर आ गया परागकण। अब परागकण में क्या होता है, अब इसके बाद वही बात, अब घटना जो संपन्न होगी वो होगी पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जब परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाएगा तो इसको वर्तिकाग्र द्वारा उचित पोषक तत्व दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, उचित पोषक तत्व मिलेंगे, पर्याप्त जल मिलेगा, और पर्याप्त जल मिलने से क्या होगा, इसके अंदर लगातार जल की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहेगी, और जिससे क्या होगा कि ये जो आंतरिक परत होती है जिसे अंतःचूल कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःचूल, इसकी अति वृद्धि शुरू हो जाती है, यानी बाह्य वृद्धि शुरू हो जाती है, और इससे बनती है पराग नलिका। क्या बनती है, पराग नलिका। और ये पराग नलिका सीधा पराग नलिका वृद्धि करती हुई
वर्तिका से गुजरती हुई अंडाशय में प्रवेश करके बीजांड तक जाती है। कहां तक जाती है? बीजांड तक जाती है। और इसमें क्या होता है? ये होता है नलिका केंद्रक और दो होते हैं नरयुग्मक। दो क्या होते हैं? नरयुग्मक। आगे की तरफ शीर्ष भाग पर नलिका केंद्रक होगा अभी, ठीक है, और ये दो होंगे नरयुग्मक होंगे। ये दो क्या होंगे? नरयुग्मक होंगे। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है? पराग कण से पराग नलिका के निर्माण से लेकर, पराग नलिका के निर्माण से लेकर और उसकी वृद्धि और उस पराग नलिका का बीजांड तक पहुंचने की सारी घटना पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। तो क्या है? पराग कण से पराग, ऐसे लिख लो यहां से, पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण से बनी पराग नलिका का बीजांड तक, है ना, या फिर बीजांड में प्रवेश, क्या है? प्रवेश तक की सारी घटना पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। यानी पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुर से बनी पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तक की सारी घटना पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम से कि जो पराग कण था उसका अंकुर हुआ कहां पर? वर्तिकाग्र पर, जिससे पराग नलिका बनी और पराग नलिका की वृद्धि हुई जिससे वो बीजांड में प्रवेश करने के लिए, देखो यहाँ पे पूर्णतः तैयार है, ठीक है, प्रवेश करेगी। इस पूरी की पूरी घटना को, यानी यहां से लेकर अंकुर से लेकर और प्रवेश तक के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी उनको क्या कहेंगे? पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। अब बात आती है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण में कौन कौन सी घटनाएं घटी। बिल्कुल सही बात है, आपको एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। पराग स्त्री केसर हमको समझ में आ गया, है ना, पूरा डायग्राम भी क्लियर हो गया, है ना। ये हो गई आपकी ये पराग नलिका, है ना। अब और ये हो गया आपका पराग कण, ठीक है। लेकिन अब बात एक आती है कि सर ये बताइए कि पराग स्त्री केसर संकर्षण में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो देखो कौन कौन सी घटनाएं घटी देख लेते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण में कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण में कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती हैं। देखिए कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती हैं। नंबर 1 क्या हुआ? नंबर 1 घटना घटती है रासायनिक संवाद। क्या है? रासायनिक संवाद। अब रासायनिक संवाद मतलब केमिकल के थ्रू, रसायन के थ्रू वार्तालाप हुई। अब बात आई वार्तालाप किसके किसके बीच हुई। संवाद का मतलब क्या हुआ है? आपसी बातचीत, है ना, तर्क संगत पूर्ण बातचीत। अब ये तर्क संगत युक्त बातचीत किसके बीच में हुई? तो वो संपन्न होती है परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में। वर्तिकाग्र के बीच में। अब जो रासायनिक संवाद हुआ किसके किसके बीच में? परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में। आप कहोगे सर ये बताओ इनके बीच में बातचीत क्या हुई। बात तो ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इनके बीच में बातचीत हुई क्या,
है ना। जिज्ञासा होती है कि दो लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच में बात हो क्या रही है, ये तो पता होना चाहिए। तो ये रासायनिक संवाद हुआ। तो रासायनिक संवाद क्या है, हम लोग समझ गए कि परागकण और वर्तिकाग्र, है ना, परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में रासायनिक संवाद हुआ। यानी सीधा लिख सकते हो परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य होने वाली रासायनिक वार्तालाप, है ना। अब कहोगे बातचीत हुई कैसे, कैसे वार्तालाप हुई इनके बीच में, है ना, क्योंकि परिभाषा क्या लिखी हुई है, परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य होने वाली रासायनिक वार्तालाप। अब ये कैसे वार्तालाप संपन्न हुई होगी, देखिए पहली बात तो आती वार्तालाप हुई क्यों, है ना। कहीं झगड़ा होता है या कहीं बहस होती है, लोग पहला क्वेश्चन करते भैया झगड़ा हुआ क्यों, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो पहले पूछते भैया तुम्हारी वार्तालाप क्यों हुई। तो ये देखिए यहाँ पे वार्तालाप का कारण ये था कि जब कभी भी परागकण, सीधी एक बात सुन लीजिए, जब परागण की घटना संपन्न होती है, किसकी घटना संपन्न होती है, परागण की घटना संपन्न होती है। अब परागण की घटना संपन्न कौन करता है, परागणकर्ता करता है। कौन करता है, परागणकर्ता करता है। अब वो परागणकर्ता वायु हो सकता है, वो परागणकर्ता जल हो सकता है, वो परागणकर्ता कीट हो सकता है, वो परागणकर्ता मतलब कोई भी परागणकर्ता हो सकता है। अब कीट में मधुमक्खी भी आ जाएगा, है ना, और सरीसृप भी आ जाएंगे, है ना। सरीसृप अलग होते याद रखना, ठीक है। सरीसृप में गीको छिपकली आ जाएगी, उपवन छिपकली आ जाएंगी, चमगादड़ हो सकता है, चींटी हो सकती है। यानी हम सीधा ऐसा करें, यहाँ पे हम सीधा कीट को अलग करके सीधा जीव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जीव हो सकता है। अब परागण के समय परागणकर्ता कौन कौन थे, ये थे परागणकर्ता। परागण के समय परागणकर्ता परागकण को, किसको, परागकण को कहां लेकर गए, वर्तिकाग्र पर लेकर गए। कहां लेकर गए, वर्तिकाग्र पर लेकर गए। किंतु प्रॉब्लम यह है कि जिस वर्तिकाग्र पर जो परागकण पहुंचा है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जिस वर्तिकाग्र पर जो परागकण पहुंचा है वो परागकण उसी जाति का है कि नहीं है, ये होना या ये कंफर्म होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिस जाति पर जो, यानी जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे एक गुलाब के पुष्प पर कई सारे कीट आकर परागकण डाल रहे हैं। अब उसमें हो सकता है उस पर गुलाब के स्त्री केसर पर या स्त्री केसर के, गुलाब के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गुलाब का भी गया होगा परागकण, गेंदा का भी गया होगा, चमेली का भी, मतलब कहने का मतलब है किसी भी पुष्प का जा सकता है ना। अब गुलाब का जो पुष्प है वो अब इनके बीच में बात करेगा। चमेली का परागकण गया, गुलाब के वर्तिकाग्र ने कहा तुम तो हमारे हो नहीं, हमारी जाति से तो तुम्हारा कोई संबंध है नहीं, तुम क्यों आए, तुमको मैं ना तो कोई भोजन दूंगा, ना कोई तुमको पोषक तत्व दिया जाएगा और ना ही तुमको जल दिया जाएगा। जब चमेली को कोई भोजन और जल नहीं मिला तो क्या हुआ, इसके अंकुरण की क्षमता, यानी सीधी बात है अंकुरण नहीं हो पाया। क्योंकि अंकुरण क्या है, परागकण में जो अंतःचोल होता है उसकी अतिवृद्धि ही तो परागनलिका बनाती है, और परागकण में परागनलिका के बनने की घटना को ही तो परागंकुरण कहते कि नहीं कहते हैं। तो अब इसने चमेली को क्या हुआ कि चमेली का जो परागकण था उसको पर्याप्त ना तो जल दिया गया, ना कार्बनिक तत्व दिए गए, ना उसको किसी प्रकार का कोई भोजन दिया गया। तो अब इसकी परागनलिका की वृद्धि होगी नहीं, और वृद्धि होगी नहीं तो अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाएगी, और अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाएगी वो परागकण वायु के संपर्क में आके अलग हो जाएगा। अब गेंदा का भी पहुंचा, इससे देखा गया कि भैया गुलाब की वर्तिकाग्र बोली कि ये बताओ तुम भी हमारे जाति के नहीं हो, तुमको भी भोजन नहीं मिलेगा, तुम भी नष्ट हो जाओगे। अब इधर देखा गुलाब, हाँ वर्तिकाग्र बोली तुम तो हमारी जाति के हो, तुम तो हमारी जाति के हो, तुमको भोजन जरूर मिलेगा। और जैसे ही गुलाब के परागकण को वर्तिकाग्र द्वारा भोजन दिया गया, इसको पोषक तत्व मिले, इसको जल मिला, ये तुरंत इसकी जो अंतःचोल थी उसमें अतिवृद्धि प्रारंभ हो गई और परागनलिका का निर्माण हो गया। यानी परागकण
का अंकुर हो गया। ठीक है, तो ये जो बात हुई चमेली के बीच में, गेंदा के बीच में और गुलाब के बीच में, इनके परागकणों के बीच में जो वर्तिकाग्र की बात हुई वो किसके थ्रू हुई? केमिकल के थ्रू हुई, रासायनों के थ्रू हुई। तो वही क्या होता है? रासायनिक संवाद होता है। तो परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य होने वाली रासायनिक वार्तालाप ही रासायनिक संवाद कहलाती है। पहली घटना तो ये घटती है। अब रासायनिक संवाद हो गया। रासायनिक संवाद में हमने अपनी जाति का परागकण पहचान लिया और उसको भोजन आदि देना शुरू कर दिया। अब दूसरा क्या होता है? जब रासायनिक संवाद सफल हो जाता है उसके बाद होता है पराग अंकुरण। क्या होता है? पराग अंकुरण। अब पराग अंकुरण क्या होता है? तो पराग अंकुरण क्या है देखिए, मैं इसमें बता देता हूं। परागकण की अंतःचूल की अतिवृद्धि ही पराग अंकुरण कहलाती है। बात क्लियर हो गई? मतलब परागकण की अंतःचूल की अतिवृद्धि ही पराग अंकुरण कहलाती है। यानी रासायनिक संबंध जब सफल हो जाएगा, संवाद, ठीक है, रासायनिक संवाद जब सफल हो जाएगा उसके बाद पराग अंकुरण होगा। देखो पराग अंकुरण हुआ, यानी परागलिका का निर्माण हुआ। चलो, अब इसके बाद कौन सी घटना घटती है? पहली कौन हो गई? रासायनिक संवाद। दूसरी कौन हो गई? पराग अंकुरण, है ना। अब तीसरी घटना कौन सी घटेगी? तीसरी घटेगी, समझो यहां पे परागकण कहां आया? वर्तिकाग्र पर। और क्या हुआ? रासायनिक संवाद। अब रासायनिक संवाद में यदि उस जाति का परागकण है तो उसको भोजन मिल जाएगा, यानी वर्तिका का जो वर्तिकाग्र है वो उसको स्वीकार कर लेगा और उसको भोजन जल आदि मिलेगा। ठीक है, इसके बाद होता है पराग अंकुरण, क्योंकि अब इसको जब भोजन आदि मिल रहा है तो इसकी अंतःचूल की अतिवृद्धि होगी। उसके बाद होता है, अगली घटना घटती है पराग नलिका का बीजांड तक जाना। ठीक है, अब पराग नलिका जो है, पराग नलिका का बीजांड तक जाना, अब ये घटना घटेगी। अब इसमें क्या क्या होगा? पहली बात तो ये वर्तिका, यहां से लिख लो, पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड तक जाती है। जाती की नहीं आती, यानी पराग नलिका का बीजांड तक जाना। तो पहले क्या होना पड़ेगा कि पराग नलिका वर्तिका, अब देखिए वर्तिकाग्र से पराग नलिका का निर्माण हुआ और कहां से होती हुई जा रही है? वर्तिका से होती हुई। देखो ये वर्तिका लिखा है ना, ये देखो, तो वर्तिका कहां से कहां तक है? यहां से लेकर और यहां तक, यानी अंडाशय तक। ठीक है, तो वर्तिका से होती हुई अंडाशय में और अंडाशय से बीजांड द्वार में या बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, वर्तिका से होती हुई बीजांड तक जाती है। अब इसमें एक घटना और संपन्न होती है कि अब ये जो पराग नलिका है ये वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंच गई। ठीक है, अब क्या होगा? बीजांड तक पहुंचा दिया। अब इसके बाद क्या होगा? बीजांड में पहुंचने के बाद पराग नलिका नर युग्मकों को
बीजांड में मुक्त करेगी। क्या करेगी? बीजांड में मुक्त करेगी। यानी पराग नलिका नर युग्मकों को कहां? बीजांड में मुक्त करेगी। अब बीजांड में कैसे मुक्त करेगी? देखिए, अब जो पराग नलिका है इसके पास दो नर युग्मक हैं। ये क्या है? ये नर युग्मक है। अब ये नर युग्मक क्या करेंगे? ये दोनों नर युग्मक या तो ये सहायक कोशिका और अंड कोशिका से होते हुए मुक्त किए जाएंगे। यानी पराग नलिका या तो सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी और अंड कोशिका में प्रवेश करेगी, इस प्रकार मुक्त होंगे। या दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि पराग नलिका सहायक कोशिका में आकर क्या करे? दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर दे। अब दो नर युग्मक मुक्त होंगे कहां पे आके? सहायक कोशिका में। तो एक नर युग्मक यहां मिल जाएगा, सहायक कोशिका। ये देखिए सहायक कोशिका मुक्त किया, ठीक है। और इसके बाद ये अंड कोशिका को नष्ट किया इसने, है ना। ये देखो इस प्रकार नष्ट हो गया ये देखो, ठीक है, कर दिया सहायक कोशिका को नष्ट। अब जैसे ही सहायक कोशिका को नष्ट किया वैसे ही दो नर युग्मक यहां पे नलिका केंद्रक समाप्त हो जाएगा। नलिका केंद्रक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अब ये एक नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक से मिलकर क्या बना लेगा? भ्रूण बना लेगा। और दूसरा केंद्रक केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से मिलकर क्या बना लेगा? भ्रूण पोष बनाएगा। तो यहां पर निषेचन कितनी जगह हो रहा है? 1 और 2। तो इसे कहा जाता है दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और एक नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से मिलता है ना। इसकी सूत्र गुणिता क्या हो जाएगी? यहां बन जाएगा जाइगोट, यानी भ्रूण बनेगा। तो इसकी सूत्र गुणिता होती है 2n और यहां पर भ्रूण पोष बनेगा तो इसकी सूत्र गुणिता होती है 3n। कहीं कहीं आपको इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है, यहां बता देता हूं, कहीं कहीं पर आपको 3n या n प्लस n ये भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सूत्र गुणिता भी आपको ज्ञात हो गई होगी। ये सारी की सारी फिनोमिना कहां घटती है? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में। तो पराग स्त्रीकेसर संकर्षण आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे 1 2 3 4 घटनाएं संपन्न होती हैं। रासायनिक संवाद, पराग अंकुरण, पराग नलिका का बीजांड तक जाना और पराग नलिका का नर युग्मकों को बीजांड में मुक्त करना, ठीक है। यह घटनाएं संपन्न होती है। इसका कुछ बिंदु और लिख लेते हैं। पहली बात, पराग नलिका वर्तिका की लंबाई के समान ही वृद्धि करती है। याद रखना, पराग नलिका वर्तिका की लंबाई के समान ही वृद्धि करती है। जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी पराग नलिका भी वृद्धि करेगी, ठीक है। पराग नलिका अंडाशय की ओर वृद्धि करती है, अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। कहां करती है? वर्तिकाग्र पर पहुंची थी, पराग नलिका से होती कहां जाती है? अंडाशय की तरफ वृद्धि
करती है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और, अंडाशय तक बीजांड उपस्थित क्या करता है, अंडाशय तक बीजांड उपस्थित मध्य में जितने भी ऊतक है उनके मध्य में क्या होता है, रासायनिक संवाद जारी रहता है ना, ऊतकों को भेदते हुए, और क्या करती है वो, वैसे मुख्य रूप से रासायनिक संवाद वर्तिकाग्र पर ही संपन्न होता है, ठीक है। उसके बाद उपरांगिका वर्तिकाग्र से वृद्धि करना प्रारंभ करती है और वर्तिकाग्र से शुरू करती है, वर्तिका से होती हुई बीजांड तक यानी अंडाशय में बीजांड तक जाती है। पराग नलिका की वृद्धि व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसी होती है, नहीं, यहां पे अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, लिख देता हूं, पराग नलिका की वृद्धि अनुक्रमानुपाती, हाँ, अनुक्रमानुपाती होती है। अब ठीक है, क्या है, पराग नलिका की वृद्धि अनुक्रमानुपाती होती है। ये 3 बिंदु आपको और याद रखने हैं, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।